हेलो क्लास। तो ये जो हमारी नेक्स्ट क्लास जो आज हम शुरू कर रहे हैं, इसमें जो हमारा टॉपिक है ये है ब्लड शुगर टेस्ट। ठीक है। अब ब्लड शुगर टेस्ट या फिर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे। तो ब्लड शुगर टेस्ट या जो ग्लूकोज टेस्ट है ये एक लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक तो लेबोरेटरी भी है और दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, जिसमें ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज की जो भी अमाउंट है इसको मेज़र किया जाता है। ग्लूकोज हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है, ये हमने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे जो भी मील्स हैं या हम जो भी खाना खाते हैं उनके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यही टूट के ग्लूकोज बनाते हैं जो ब्लड में आता है। लेकिन ब्लड में आने के बाद क्या होता है कि इंसुलिन जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट होता है, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। और जब भी इंसुलिन सफिशिएंट नहीं बनता या बॉडी इंसुलिन का प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है और डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। इसीलिए ब्लड शुगर टेस्टिंग का जो मेन मोटिव होता है ये पता लगाना होता है कि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो व्यक्ति में जो प्री डायबिटीज़ है या फिर डायबिटीज़ है या नहीं, हम इसको पता लगा सकते हैं। अगर डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल कैसे है, ट्रीटमेंट या मेडिकेशन से ग्लूकोज लेवल ठीक मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ब्लड ग्लूकोज बहुत कम यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया या बहुत ज़्यादा या हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं है। ठीक है। सो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट इज़ अ लेबोरेटरी और पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक टेस्ट used to measure the concentration of glucose present in the blood at a particular time. So glucose is the body's major source of energy and is mainly obtained from carbohydrates in the diet. Its level in blood is regulated primarily by the hormones insulin and glucagon, with insulin helping to lower blood glucose and glucagon helping to increase it. तो ये चीज़ें आपने पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में किसी न किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। ठीक है। सो टेस्ट कैसे होता है, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों से पहले हम ये समझते हैं कि ब्लड टेस्ट या शुगर टेस्ट कब करवाना चाहिए। देखो, हर व्यक्ति को हर दिन ब्लड शुगर टेस्ट जो है ये कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जो टेस्टिंग है ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक के सिम्टम्स होने पर। अब डायबिटीज़ के सिम्टम्स कैसे होते हैं? अ, अगर किसी व्यक्ति को बार बार यूरिनेशन आना, जैसे कि पॉलीयूरिया, ठीक है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही है, पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, बार बार भूख लगने को पॉलीफेजिया। एंड एक्सप्लेन वेट लॉस, कमजोरी या फटीग, ब्लड विजन, वुंड्स का देर से ठीक होना जो घाव होते हैं, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग कराई जा सकती है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो डायबिटीज़ के सिम्टम्स होने पे तो कराएंगे कराएंगे। दूसरी चीज़, अगर डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि ओवरवेट या ओबेसिटी, ठीक है, वज़न बहुत ज़्यादा है या मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, मान लो किसी को घर में डायबिटीज़ है, हमसे जो उम्र में बड़े हैं, पिताजी हैं, जो भी हैं, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है। एंड कोई इससे पहले हमने ग्लूकोज टेस्ट कराया था, उसमें अब नॉर्मल था, तो हमें वापस से एक मन में डाउट होता है कि फिर से करवा लें, शायद बढ़ा हो या घटा हो। एंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है कि अ, जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपना जो उनके ट्राइमेस्टर चल रहे होते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में की शुरुआत में बहुत चांसेस होता है कि उनको डायबिटीज़ हो सके या डेवलप वहीं से हो जाए। और ये जो डायबिटीज़ होती है ये बेबी कंसीव होने के कुछ वक्त के बाद में या डिलीवर होने के कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि ऑटोमेटिक चली जाती है, बट कुछ सालों में या कुछ वक्त के बाद फ्यूचर में चांसेस होता है कि इनको टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप हो।
तो इसी को बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क है तब भी लोग जांच करवाते हैं। या कुछ मेटाबॉलिक कंडीशंस, मेटाबॉलिक कंडीशंस जैसे कि अ, हो सकती हैं। अब मेटाबॉलिक कंडीशंस में भी स्क्रीनिंग की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। या फिर किसी को पहले से डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स में टेस्टिंग का मोटिव केवल डायग्नोसिस नहीं बल्कि कई बार मॉनिटरिंग भी होती है। तो वो लोग जांच करते रहते हैं कि अ, हमारा शुगर लेवल घटा है या बढ़ा है। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग से पता चलता है कि डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन या इंसुलिन का जो ट्रीटमेंट है ये कितना इफेक्टिव है। हम जो खाना पीना छोड़ के बैठे हैं या जो इतनी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं या हम इतने मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो इसके अकॉर्डिंग ग्लूकोज मॉनिटरिंग खासकर इंसुलिन लेने वाले या फिर प्रेगनेंसी में या टारगेट ग्लूकोज तक ना पहुंच पाने वाले या फिर हाइपोग्लाइसीमिया वाले लोगों में यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। तो ब्लड शुगर टेस्ट में हम क्या देखते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है ब्लड ग्लूकोज में, ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। आमतौर पे रिजल्ट्स जो हमारे हैं वो mg/dl में रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन अलग अलग टेस्ट में हम ग्लूकोज को अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे फास्टिंग ग्लूकोज, खाली पेट ग्लूकोज कितना है, रैंडम ग्लूकोज, किसी भी समय ग्लूकोज कितना है, पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज, खाना खाने के बाद ग्लूकोज कितना बढ़ा, ठीक है। OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज लोड लेने के बाद बॉडी ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है। HbA1c, पिछले लगभग 2-3 महीनों का एवरेज ग्लूकोज कंट्रोल कैसा रहा। तो यही इन टेस्ट के बीच सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। सो द टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग अ ब्लड सैंपल commonly obtained from a venous blood sample in a laboratory or capillary blood sample from a finger prick. When using a glucometer, depending on the purpose of testing, blood glucose may be measured as a fasting blood glucose, random blood glucose, postprandial blood glucose, or during an oral glucose tolerance test. Okay. So blood sugar testing is commonly used for the screening, diagnosis, and monitoring of diabetes mellitus and other disorders of glucose metabolism. So it can be also help detect hypoglycemia, abnormal low blood glucose level, and hyperglycemia, abnormally high blood glucose level, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ मेन पर्पस हमने बात कर लिया ताकि हम डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग करने के लिए, ये जानने के लिए कि डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो असिस द डायग्नोसिस इन डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज ब्लड ग्लूकोज पेशेंट्स को blood glucose and monitoring blood glucose in patients with diabetes to detect hypoglycemia and hyperglycemia, to assess glucose control during treatment, and to evaluate abnormal glucose metabolism in certain clinical conditions. So common types जो यहाँ पे सबसे पहले आता है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। अभी मैंने आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताया था। देखो इस टेस्ट में व्यक्ति को आमतौर पे कम से कम 8 घंटे फास्टिंग के बाद ब्लड सैंपल दिया जाता है, ठीक है। देखो सामान्यतः बेसिकली ये जो टेस्ट है ये सुबह ब्रेकफास्ट से पहले किया जाता है, यानी इसमें पानी की अनुमति नहीं है, ठीक है। पानी नहीं पीना है। ये मेन रूप से ये देखने के लिए किया जाता है कि खाली पेट बॉडी ग्लूकोज इसको किस लेवल पे मेंटेन कर रही है ग्लूकोज को। तो जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन होता है, नॉर्मल लेस देन 100 mg/dl हम इसमें मान के चलते हैं। एंड प्री डायबिटिक के पेशेंट्स में 100 से 125 mg/dl, और डायबिटिक के पेशेंट में मोर देन एंड इक्वल टू 126 mg/dl। तो डायबिटीज़ डायग्नोसिस के लिए एबनॉर्मल रिजल्ट को क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में कंफर्म करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें समझें आप। दूसरा है रैंडम ब्लड ग्लूकोज, इसको आरबीजी या फिर आरबीएस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड ग्लूकोज दिन में किसी भी समय चेक किया जाता है। इसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है।
बेसिकली ये पर्टिकुलरली यूज़फुल है जब पेशेंट में डायबिटीज़ और क्लासिक सिम्टम्स हो और हमें तुरंत ग्लूकोज लेवल जानना हो, तो ये मोर देन एंड इक्वल टू 2000 सॉरी 200 mg/dl। और जब क्लासिक सिम्टम्स मौजूद हों तो डायबिटीज़ के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये आ जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा प्यास उनको लग रही है और बार बार यूरिनेशन और वीकनेस के साथ आता है, तो आप फास्टिंग के लिए अगले दिन तक वेट किए बिना रैंडम ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब होता है आफ्टर अ मील, खाना खाने के बाद। इस टेस्ट में मील के बाद ब्लड ग्लूकोज मेजर किया जाता है। तो क्लिनिकल मॉनिटरिंग में आमतौर पे मील शुरू होने के लगभग 1 से 2 घंटे बाद ग्लूकोज मेजरमेंट किया जाता है। इससे हमें पता चलता है खाना खाने के बाद ब्लड ग्लूकोज कितना बढ़ रहा है, बॉडी उस ग्लूकोज को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर रही है। तो ये डायबिटीज बेसिकली ये डायबिटीज पेशेंट में ट्रीटमेंट और मील रिलेटेड ग्लूकोज कंट्रोल मॉनिटर में यूजफुल है। ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा, ये ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल टेस्ट है ये। पहले पेशेंट को फास्टिंग कराया जाता है, फिर उसका बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज लिया जाता है और उसके बाद उसको स्टैंडर्ड ग्लूकोज कंटेनिंग ड्रिंक दिया जाता है। फिर जो भी हमारा डिसाइडेड टाइम होता है, निर्धारित समय पे दोबारा से ब्लड ग्लूकोज मेज़र किया जाता है। तो कॉमन डायग्नोस्टिक मेज़र में 2 घंटे हम कह सकते हैं इसमें ग्लूकोज को देखा जाता है। तो जो 2 घंटे में वैल्यू आएगी, नॉर्मल कितना होगा, लेस देन 140 mg/dl। प्री डायबिटीज़ या जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाले, उसमें लेस देन, कह सकते हैं लेस देन नारिक हो तो 140 से 199 mg/dl। और जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें लेस देन मोर देन एंड इक्वल टू 200 mg/dl। तो मान लीजिए कि हम बॉडी को एक कंट्रोल्ड ग्लूकोज लोड देते हैं। अब ये देखते हैं कि ग्लूकोज दिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा और बॉडी ने इंसुलिन रिलीज किया। अब ग्लूकोज धीरे धीरे सेल्स में गया और ब्लड ग्लूकोज वापस कम हुआ। अगर ग्लूकोज लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बना रहता है तो ये इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या डायबिटीज़ की ओर संकेत कर सकता है। तो OGTT प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ असेसमेंट जैसे स्पेसिफिक सिचुएशंस में इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि प्रेगनेंसी में प्रोटोकॉल और डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड्स अलग हो सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारा है ये है HB1AC, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। देखो ये बाकी टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। फास्टिंग ग्लूकोज हमें उस समय का ग्लूकोज बताता है। ठीक है। जबकि HB1AC हमें पिछले लगभग 2-3 महीने का जो एवरेज ब्लड ग्लूकोज एक्सपोजर है इसका आइडिया देता है। इसमें ब्लड ग्लूकोज का हीमोग्लोबिन से जुड़ना यानी कि ग्लाइसेशन मेज़र किया जाता है। तो इसमें टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरप्रिटेशन में नॉर्मली लेस देन 5 to 7%, 5.7%। प्री डायबिटीज़ में 5.7 to 6.4%। एंड डायबिटीज़ में मोर देन एंड इक्वल टू 6.5%। तो अगर FBS एक फोटोग्राफ है तो HB1AC एक 2-3 महीने का एक रिपोर्ट कार्ड है। आप ऐसे मान लीजिए FBS बताता है कि अभी ग्लूकोज कितना है और HB1AC बताता है कि पिछले कई हफ्तों या महीनों में ग्लूकोज कंट्रोल ब्रॉडली कैसा रहा है। इसीलिए HB1AC डायबिटीज़ की डायग्नोसिस के साथ साथ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मॉनिटरिंग में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है। तो
इंट्रोडक्शन के तौर पे ब्लड शुगर टेस्ट का पर्पस केवल ये पता लगाना नहीं है कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है या नहीं। इनका पर्पस डायबिटीज़ को डिटेक्ट करना, प्री डायबिटीज़ को आइडेंटिफाई करना एंड ग्लूकोज कंट्रोलिंग या ग्लूकोज कंट्रोल को मॉनिटर करना और ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है ये असेस करना भी है। ठीक है। तो और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक अकेली एबनॉर्मल ब्लड शुगर रीडिंग को देखकर हमेशा तुरंत डायबिटिक कॉन्क्लूड नहीं मानते हैं। ठीक है, डायबिटिक कॉन्क्लूड नहीं किया जाता है। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट टाइप, सिम्टम्स और क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट देखना और कई मामलों में कंफर्मेटरी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जो हम शुरू करेंगे सबसे पहले, अभी हम थोड़ा सा डिटेल में फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के बारे में समझेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा और इसका डिटेल प्रोसीजर क्या होगा, इक्विपमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, रिएजेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, स्पेसिमेन क्या कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रोसीजर में पेशेंट प्रिपरेशन, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, सैंपल प्रोसेसिंग, ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय गॉड और पॉड मेथड एंड इसके बाद कैलकुलेशन, फिर रिपोर्टिंग, इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस। बस इतना ही। आते हैं वापस से। देखिए, तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, अभी मैंने बताया ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग के बाद कलेक्टेड ब्लड सैंपल में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन किया जाता है। इसका जो मेन मोटिव फास्टिंग स्टेट में ब्लड ग्लूकोज लेवल का एस्टिमेशन करना और नॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस की स्क्रीनिंग असेसमेंट में हेल्प करना है। तो नॉर्मल फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज कितना, मैंने आपको बताया, तो जनरली लेस देन 100 mg पर DL। प्री डायबिटीज़ में 100 से 125 mg पर DL और डायबिटीज़ में मोर देन एंड इक्वल टू 126 mg पर DL। अब जिसे अप्रोप्रिएट क्लिनिकल कॉन्टेक्स्ट में कंफर्म किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बट मैं आपको चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रिंसिपल जो है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का, इसमें जो बेस्ड है ये गॉड एंड पॉट। गॉड पॉट का मतलब, गॉड का मतलब है फुल फॉर्म ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पॉड का फुल फॉर्म है पेरोक्सीडेज। इस मेथड में क्या करते हैं, ग्लूकोज को पहले ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू ऑक्सीडाइज किया जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होगा, ब्लड सैंपल में प्रेजेंट जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ग्लूकोनिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो ये रिएक्शन क्या करती है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज मीन्स गॉड एंजाइम को कैटालाइज करता है। इसके बाद जनरेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और और जो पेरोक्साइड एंजाइम की प्रेजेंस में क्रोमोजन के साथ रिएक्शन करता है एंड कलर फॉर्मेशन देगा। तो H2O2 प्लस क्रोमोजन के साथ में कलर्ड कंपाउंड बनेगा और H2O निकल जाएगा। इस रिएक्शन से एक कलर कंपाउंड बनता है। इस कलर की इंटेंसिटी हम ब्लड सैंपल में प्रेजेंट ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स ब्लड ग्लूकोज इज इक्वल टू मोर H2O2, मोर कलर एंड हायर एब्जॉर्बेंस। यानी अगर ग्लूकोज कम है तो कलर भी लेस होगा और उसकी एब्जॉर्बेंस भी कम होगी। तो इस कलर इंटेंसिटी को कलरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मेजर करके ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। अब इसमें जो खैर यही हमारा रहा ग्लूकोज जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए मेनली हमें ग्लूकोज एस्टिमेशन किट, टेस्ट ट्यूब, स्टैंड या माइक्रो पिपेट, ऑटोमेटिक पिपेट या भी जो भी है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज एंड सीरम या प्लाज्मा सेपरेशन इज रिक्वायर्ड, कलरीमीटर, ठीक है, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और ऑटोमेटिक केमिस्ट्री एनालाइजर, टाइमर, डिस्पोजेबल ग्लव्स,
टॉर्निकेट, स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज और इवैक्यूएटेड ब्लड कलेक्शन सिस्टम, अल्कोहल स्वैब, स्टेराइल कलेक्शन या कॉटन या गॉज, अप्रोप्रिएट ब्लड कलेक्शन ट्यूब, बायोहजार्ड शार्प्स, डिस्पोजल कंटेनर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें जो है चाहिए। अगर वेनस ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है तो अप्रोप्रिएट ब्लड कलेक्शन ट्यूब भी रिक्वायर होगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट हम रिएजेंट्स की बात करेंगे, देखो गॉड पॉट ग्लूकोज एस्टिमेशन किट में रिएजेंट कंपोजिशन मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन जनरली इसमें हम ग्लूकोज रिएजेंट यूज़ करते हैं या वर्किंग रिएजेंट। इसमें कॉमनली ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज क्रोमोजन सिस्टम या बफर होते हैं, और दूसरा ग्लूकोज स्टैंडर्ड। ठीक है, ग्लूकोज रिएजेंट के बाद दूसरा ग्लूकोज स्टैंडर्ड। इसमें नॉन कॉन्सेंट्रेशन का ग्लूकोज स्टैंडर्ड कॉमनली 100 mg/dl का यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन किट मैन्युफैक्चरर के इंस्ट्रक्शंस पर डिपेंड करती है। तीसरी चीज़ डिस्टिल्ड या डी आयोनाइज्ड वाटर। यहाँ जहाँ रिक्वायर्ड हो वहाँ रिएजेंट प्रिपरेशन या ब्लैंक के लिए। ठीक है, तो अगर अगर अलग अलग कॉमर्शियल किट्स में रिएजेंट कंपोजिशन, वेवलेंथ और सैंपल रिएजेंट वॉल्यूम अलग हो सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल में हमेशा उसी किट की जो मैन्युफैक्चरर से इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिमेन की। तो जो भी प्रेफर्ड स्पेसिमेन है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए कॉमनली वेनस ब्लड, सीरम या प्लाज्मा यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी टेस्टिंग में प्लाज्मा कॉमनली प्रेफर्ड स्पेसिमेन है। तो कुछ ग्लूकोमीटर बेस्ड टेस्टिंग में कैपिलरी होल ब्लड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन गॉड पॉट लेबोरेटरी एस्टिमेशन में सीरम प्लाज्मा बेस्ड प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, अभी हम पेशेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे। देखो ये फास्टिंग टेस्ट है, इसलिए प्रॉपर पेशेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को लगभग 8 घंटे फास्टिंग रहना चाहिए, एंड इस दौरान फूड या कोई भी कैलोरिक बेवरेजेस नहीं लेना चाहिए। सामान्य प्लेन वाटर लिया जा सकता है। सुबह सैंपल कलेक्शन करना कन्वीनियंट होता है। फास्टिंग पीरियड में स्मोकिंग, अल्कोहल और विगरस एक्सरसाइज अवॉइड करना बेहतर है, और पेशेंट को आइडियली आराम की अवस्था में सैंपल देना चाहिए। रेगुलर मेडिकेशंस को अपने आप बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेडिकेशन इंस्ट्रक्शंस क्लिनिशियन देगा, लैब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फॉलो की जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? अगर पेशेंट ने अभी खाना खाया है तो डाइटरी ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, इससे हमें ट्रू फास्टिंग ग्लूकोज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पेशेंट प्रिपरेशन। अभी नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। अब इसमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, सबसे पहले पेशेंट की सही आइडेंटिफिकेशन करिए और सैंपल ट्यूब को प्रॉपरली लेबल कीजिए। हैंड हाइजीन और ग्लव्स, हाथों को हाइजीन तरीके से परफॉर्म करें और अप्रोप्रिएट ग्लव्स पहनें। वेनी पंक्चर, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाकर या लिटाकर सूटेबल वेन जो भी है, कॉमनली एंटी क्यूबैटल वेन होती है, उसको आइडेंटिफाई करो। एंड टर्निकेट यूज़ कीजिए। स्किन को अप्रोप्रिएट एसेप्टिक से क्लीन करिए और स्टेराइल नीडल या वैक्यूटेनर से ब्लड कलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारे, हाँ, उसके बाद कलेक्शन ट्यूब। रिक्वायर्ड अमाउंट में ब्लड अप्रोप्रिएट ट्यूब में कलेक्ट कीजिए। अगर सीरम चाहिए तो ब्लड को क्लॉट होने दें और फिर सीरम सेपरेट करें। अगर प्लाज्मा चाहिए तो अप्रोप्रिएट एंटी कोगुलेंट कंटेनिंग ट्यूब का यूज़ करें अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी प्रोटोकॉल। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम सैंपल प्रोसेसिंग की बात करें अगर, तो ब्लड कलेक्शन के बाद सैंपल को प्रॉपरली प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। सीरम के लिए ब्लड कलेक्शन, क्लॉट फॉर्मेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सीरम प्रिपरेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ऊपर का क्लियर सीरम अलग किया जाता है। प्लाज्मा के लिए ब्लड कलेक्शन इन अप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट ट्यूब मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। तो ग्लूकोज को ब्लड सेल्स लगातार मेटाबोलाइज करते रहते हैं, इसलिए अगर सीरम प्लाज्मा को सेल से इमीडिएटली सेपरेट नहीं किया गया तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन आर्टिफिशियली कम हो सकती है। इसीलिए सैंपल प्रोसेसिंग में डिले अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है,
अगला ग्लूकोज एस्टिमेशन बाय गॉडपॉट मेथड, ठीक है। सॉरी। ओके, तो अब एक्चुअल लेबोरेटरी एस्टिमेशन करते हैं, जहाँ मैं टाइपिकल रिएक्शन स्टेप सेटअप समझा रहा हूँ। एग्जैक्ट वॉल्यूम और वेवलेंथ किट टू किट बदल सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल में अपने रिएजेंट किट की रिजर्व या जो IFU है उसको फाइनल अथॉरिटी मानिए। आमतौर पर 3 ट्यूब्स बनाए जाते हैं, एक ग्लूकोज रिएजेंट का, ठीक है, एंड डिस्टिल्ड वाटर का, ग्लूकोज स्टैंडर्ड, एंड पेशेंट सीरम जो प्लाज्मा है, ठीक है। तो ग्लूकोज रिएजेंट में ट्यूब जो है वो ब्लैंक होती है, स्टैंडर्ड भी होगी और टेस्ट भी होगी, ठीक है। उसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर की बात करें हम, ये ब्लैंक होगा, ठीक है। एंड ग्लूकोज स्टैंडर्ड की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड में जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम टेस्ट की बात करें या फिर पेशेंट सीरम या प्लाज्मा की बात करें तो ये भी सिर्फ टेस्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो भी रिलेटेड ट्यूब्स को हम किट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मिक्स करके प्रिस्क्राइब टेम्परेचर और इंक्यूबेशन टाइम पर रखेंगे। इंक्यूबेशन के बाद डेवलप्ड कलर को कलरीमेट्री या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो लेबल टू ट्यूब, B फॉर ब्लैंक, C फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेस्ट, ठीक है। कैसे किसमें क्या करना है ये मैंने आपको जो बताया, यहाँ से देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। अब एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, पहले ब्लैंक से ज़ीरो एक रेफरेंस सेटिंग करेंगे, फिर एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड AS से डिनोट करते हैं, एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट ये मेजर की जाती है। तो गॉडपॉट रिएक्शन में कॉमनली लगभग 505 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ यूज़ की जाती है, लेकिन एग्जैक्ट वेवलेंथ किट के अकॉर्डिंग वेरीफाई यहाँ से करनी चाहिए। तो कैलकुलेशन में आप जो फॉर्मूला देख रहे हो, ठीक है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट 0.80 आई है, स्टैंडर्ड कितना है 1 है, 1.0, एंड स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन 100 mg/dl है। तो हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 80 mg/dl। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ये फॉर्मूला से मिले हैं। दूसरा, अगर हम इसके बाद इसके रिपोर्टिंग की बात करें तो रिजल्ट्स को जनरली ब्लड ग्लूकोज मीन्स mg/dl के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 80 mg/dl, जैसे मैंने बताया। तो रिपोर्ट में स्पेसिमेन टाइप, मेथड और रेलेवेंट रेफरेंस इंटरवल भी लेबोरेटरी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या है, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इंटरप्रिटेशन, और तो इसमें हम इंटरप्रिटेशन में समझ सकते हैं, अगर लेस देन 100 mg/dl है तो नॉर्मल रेंज ही होगा हमारा, ठीक है। एंड किस तरीके से है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज़, अगर 126 से ज़्यादा डायबिटिक रेंज है समझ लो। कंफर्मेशनल क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इसमें ज़रूरी है। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रॉपर फास्टिंग इंश्योर कीजिए। अगर पेशेंट ने फास्टिंग नहीं किया है तो सैंपल को फास्टिंग सैंपल के रूप में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। सैंपल कलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए। हेमोलाइसिस, कंटामिनेशन या इम्प्रॉपर रिजल्ट कलेक्शन जो है रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। सैंपल को सेल से जल्दी सेपरेट करें, क्योंकि ब्लड सेल्स ग्लूकोज कंज्यूम करते रहते हैं और डिले होने पर ग्लूकोज फॉल्सली लो आ सकता है। रिएजेंट की एक्सपायरी चेक कीजिए, रिएजेंट टेम्परेचर और स्टोरेज देखिए, करेक्ट पिपेटिंग होनी चाहिए, ब्लैंक स्टैंडर्ड और टेस्ट सही से रखिए, करेक्ट वेवलेंथ यूज़ कीजिए, क्लीन कोवेट यूज़ करें, एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ओवरऑल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट है यहीं पे कंप्लीट हुआ। कल की जो क्लास आएगी उसमें हम समझेंगे रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, और खैर, तो इसमें जो हमारा क्या था, जो जो गॉड ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है, H2O2 बनता है। पॉड उस H2O2 की हेल्प से कलर्ड कंपाउंड बनाता है, और कलर्ड इंटेंसिटी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, मीन्स
एब्जॉर्बेंस मेजर करके हम ग्लूकोज को कैलकुलेट करते हैं। इसमें यही गॉड पॉड मेथड का कोर प्रिंसिपल है। तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, कल हम समझेंगे रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेलकम।